अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। SPL स्ट्रेटजिक बिजनेस लीडर को बिजनेस स्ट्रैटेजी की हम बातें कर रहे थे, कुछ स्ट्रेटजी का एनालिसिस हम कवर कर चुके, स्ट्रेटजी का चॉइस कवर कर चुके। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन का पोर्शन स्टार्ट किया था, तो वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। सो बिजनेस स्ट्रैटेजी, हाउ टू डील विद कंपटीशन, कि हमें कंपटीशन को कैसे डील करना है। तो कंपटीशन को डील करना है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड strategic process, also called strategic planning. How to make strategies, how to formulate strategies, which involves three interrelated processes: strategic analysis, strategic choice and strategic implementation. और हम फंसे हुए हैं अब कहाँ पे? strategic implementation में, strategic implementation में, which is also called strategic change or strategic action. Strategic change or strategic action mean making changes according to the chosen strategy या performing action according to the chosen strategy. और क्या करना हमने strategic implementation में? हमने सबसे पहले अपनी functional strategies को देखना है कि हमारी functional strategies जो हैं वो aligned with business strategy हैं या नहीं। अगर नहीं है तो उनको aligned with business strategy करना है। और क्या है, हमारे कुछ चार तरह के मेन functions होते हैं: मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, IT एंड फाइनेंस। तो हमने क्या करना है, इन चारों फंक्शंस को देखने हैं कि ये अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्ट्रैटेजी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मीनिंग कुछ चार चैप्टर हमने कवर करने हैं कि मार्केटिंग क्या होती है, अच्छे वे में मार्केटिंग कैसे हो सकती है, HR क्या होता है, बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए HR क्या क्या काम कर सकता है, IT के क्या क्या काम है और IT डिपार्टमेंट बिजनेस के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता है, फाइनेंस क्या होता है और अच्छे वे में फाइनेंस को मैनेज कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि हमने जो स्ट्रैटेजी चूज़ की है उसके अकॉर्डिंगली हमें चेंजेस लानी है। कहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में और ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम मीन प्रोसेसेस में। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, कल्चर में, सिस्टम, प्रोसेसेस में। लेकिन वो चेंजेस लाने से पहले हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर होता क्या है। तो वो हमें प्रीवियस लेक्चर में बता दिया। मिन्सबर्ग के बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल ने के मिन्सबर्ग मॉडल के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको चेंज करते वक्त पता होना चाहिए कौन से एलिमेंट में आपने चेंज लानी है, आइदर अपेक्स में, मिडल लाइन में, ऑपरेटिंग कोड, टेक्नो स्ट्रक्चर या फिर सपोर्ट स्टाफ। या मिन्सबर्ग ने हमें बताई कुछ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी, कि स्ट्रक्चर वाइज कुछ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। तो आपको देखना है आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो और आपको कहाँ पे जाना है। अगर आप एक छोटा बिजनेस चला रहे हो तो आपको एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, सिंपल स्ट्रक्चर। अगर आप कोई स्टेबल स्टैटिक बिजनेस एनवायरनमेंट में एक बड़ा बिजनेस चला रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहे हो, तो फिर आपको किस पे चलना है? मशीन ऑर्गेनाइजेशन मीन ब्यूरोक्रेसी पे, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली चलना है। नहीं, अगर आप डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हो जहां पे आए दिन नई नई इनोवेशन लानी है, लाइक IT इंडस्ट्री, तो फिर आपको एडहॉक्रेसी, टीम वर्क चाहिए, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर चाहिए। हाँ, एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस को आप मैनेज कर रहे हो तो फिर आपको डिविजनल स्ट्रक्चर चाहिए ताकि डिविजनल मैनेजर्स के थ्रू आप डिवीजन्स को मैनेज कर सको। नहीं, अगर आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, सर्विस देते हो विद प्रोफेशनल्स, तो आपको ऑपरेटिंग कोर को स्ट्रॉन्ग करते हुए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। नहीं, अगर आप किसी कॉज के लिए सारे काम कर रहे हो विद नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो फिर आपको मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना है। तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया। कल्चर चेंज करने से पहले हमें कल्चर का भी पता होना चाहिए, तो वो हमने देख लिया थ्रू कल्चरल वेब। और कल्चरल वेब के अकॉर्डिंगली एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के 7 एलिमेंट्स है: सिंबल्स, रूटीन्स एंड रिचुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पावर स्ट्रक्चर, कंट्रोल सिस्टम, स्टोरीज, मिथ। और सारे का निचोड़ दी पैराडाइम, स्टैंडर्ड और क्लास ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या हाउ ऑर्गेनाइजेशन सी इटसेल्फ, इट्स एनवायरनमेंट एंड इट्स स्ट्रैटेजीज। या कल्चर से रिलेटेड हमें क्या किया, हैंडी ने क्या कर दी, कुछ टाइप ऑफ कल्चर भी बता दिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 तरह के कल्चर हो सकते हैं। पावर कल्चर हो सकता है, रोल कल्चर हो सकता है, टास्क कल्चर हो सकता है, या पीपल आर पर्सन कल्चर हो सकता है।
अब मूव होते हैं सिस्टम प्रोसेसेस की तरफ, और सिस्टम प्रोसेसेस क्या होते हैं? एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, जो हम ऑलरेडी वैल्यू चेन में कवर कर चुके हैं। हाँ, इनको शो करने के लिए एक डायग्राम यूज किया जाता है जिसे नाम दिया जाता है स्विम लेन डायग्राम का। स्विम लेन डायग्राम। हाँ, ये बनते कैसे हैं सिस्टम प्रोसेसेस, इसके लिए एक टॉपिक है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक भी है। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कल्चर हमने देख लिया। अब सिस्टम प्रोसेसेस की बात करते हैं और उसमें देखते हैं कि ये स्विम लेन डायग्राम क्या है। स्विम लेन डायग्राम क्या है? स्विम लेन डायग्राम की बात करें तो क्या है, क्यों कोई हॉरिजॉन्टल लेन्स दी होती हैं एक डायग्राम में, जिसके अंदर कोई डाटा का फ्लो जो है वो शो किया होता है, और हमें क्या करना होता है, उसमें से कुछ वीकनेसेस हाईलाइट करना होती हैं। उन वीकनेसेस की हमें जो है वो इम्प्लीकेशंस बताना होती हैं, मीन बिजनेस के ऊपर इनका क्या इफेक्ट है, क्यों ये वीकनेस बिजनेस के लिए नुकसानदेह है, और साथ हमें कुछ रिकमेंडेशन देना होती हैं, मीन इम्प्रूवमेंट्स बताना होती हैं कि कैसे इन वीकनेसेस को दूर किया जा सकता है। मीन डिफरेंट लेन्स दी होती हैं। सपोज एक लेन है किसकी, कस्टमर की, एक लेन है सपोज सेल्स डिपार्टमेंट की, एक लेन है सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, एक लेन है सपोज डिलीवरी डिपार्टमेंट की, और इनके अंदर क्या शो किया गया है, डाटा का प्रोसेस, साथ अंग्रेजी में भी एक्सप्लेन किया जाता है, डायग्राम को भी देख के समझा जा सकता है, और हमने अंडरस्टैंड करके अंदर से क्या करना है, वीकनेसेस हाईलाइट करनी है, उनकी इम्प्लीकेशन मीन बिजनेस के लिए क्यों वीकनेस है वो बताना है, और साथ में देना होती हैं रिकमेंडेशंस। वीकनेसेस किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हाईलाइट करना होती हैं, हमें टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट करना होती हैं कि कोई टाइम प्रोसेस में ज़्यादा लग रहा है तो कैसे बचाया जा सकता है, हमें कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वीकनेसेस हाईलाइट करना होती है, कहीं पे कोई कॉस्ट सेविंग की जा सकती है तो, और हमें क्वालिटी ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड भी वीकनेसेस हाईलाइट करना होती है। या हमने देखना होता है अगर कोई लेन रिमूव की जा सके तो वो भी देखना है, क्यों जितनी कम लेन्स में डाटा प्रोसेस करेगा उतना टाइम भी सेव होगा और साथ कॉस्ट भी बचेगी। पास में हमने कोई F8 एक पेपर पढ़ा होगा ऑडिट का, वहाँ पे हमने इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी टैकल किए हुए हैं कि सेल, परचेज, इन्वेंट्री सिस्टम से रिलेटेड, पेरोल सिस्टम से रिलेटेड हमें सिस्टम बताया गया, और हमें एग्जामिनर कहता था कि आपने इसके अंदर से वीकनेसेस हाईलाइट करनी है, उन वीकनेसेस की इम्प्लीकेशन बतानी है, और साथ क्या करना है, आपको रिकमेंडेशन देनी है। तो ये भी ऑलमोस्ट उसी टाइप का ही क्वेश्चन होता है स्विम लेन डायग्राम का। हमें क्या करना है, मसले आइडेंटिफाई करना है, उन मसलों की इम्प्लीकेशन बतानी है, और साथ क्या करना है, रिकमेंडेशन देनी है कि 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ताकि अगर एग्जामिनर एग्जाम पेपर में टेस्ट करे तो हम कुछ लिखने के काबिल हो सके। क्या ख्याल है? आ जाए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सो स्विम लेन डायग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें मिलेगा, हमने कहीं पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किया हुआ है ग्रीन टेक के नाम से, जिसका पार्ट ए भी हमने कर लिया था, बी भी कर लिया था, आज हम उसका पार्ट सी देखेंगे। सो अगर हम ग्रीन टेक क्वेश्चन में आए, आपके पास जो नोट्स थे, जिनके पास हार्ड कॉपी नोट्स हैं, उनके पास शायद कोई पेज 119 पे क्वेश्चन मिलेगा ग्रीन टेक। और अगर हम देखें तो पार्ट ए में हमने क्या किया था, कंपनी का कोई स्वॉट एनालिसिस अप्लाई किया था। पार्ट बी में हमने वो 3 प्रपोजल्स जो थी कंपनी डॉक्टर वाली की, वो हमने तीनों इवैल्यूएट की थी। और अब हम आगे पार्ट सी में, और अगर हम देखें तो वो जो कंपनी डॉक्टर वाली 3 प्रपोजल्स थी, उसके बाद नीचे एक कोई हमारे पास एंड्स ऑफ मैट्रिक्स थी। हाँ, उसके नीचे वाला पैराग्राफ तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन टैकलिंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम से ऑनवर्ड हमारा ये टॉपिक भी, क्वेश्चन भी रीड करना रहता है, जिसके अंदर कुछ स्विम लेन डायग्राम नज़र भी आ रहा है आपको, और एक पार्ट सी भी हमें कवर करना है। तो पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन फॉर 10 गुड मार्क्स क्या कहता है, आइडेंटिफाई डेफिशिएंसीज इन द करंट इंटरनेट बेस्ड प्रोसेस फॉर ऑर्डरिंग एंड कन्फिगरिंग फुली असेंबल्ड ग्रीन कंप्यूटर्स।
मीन कंपनी का कोई कंप्यूटर्स की ऑर्डरिंग और कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस है जिसमें से आपने डेफिशिएंसीज मीन वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है। क्या ख्याल है? रिकमेंड अ न्यू प्रोसेस और रिकमेंडेशन देनी है। क्या ख्याल है? टुगेदर विद इट्स इम्प्लीकेशन फॉर रेमडिंग दीज डेफिशिएंसीज, और साथ इम्प्लीकेशन बताते हुए आपने बात करनी है। दिस मीन कोई 10 नंबर हैं तो हमें 5 अगर मसलाज निकालने और एक ही पैराग्राफ में हम मसला भी बता दें, उसकी इम्प्लीकेशन भी बता दें, साथ रिकमेंडेशन भी दे दें, तो यूँ 2-2 नंबर के 5 पैराग्राफ देने से 10 नंबर हमारे पूरे हो जाएंगे। आगे टैकलिंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स में। सो टैकलिंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स इन पैरेलल, GreenTech has decided to make tactical changes to current processes where the company has received poor customer feedback. One of these is the ordering of fully assembled green computers. The current internet-based process for ordering and configuring these computers is described below. A similar diagram flow chart showing the process is also included as figure 4. आगे अंग्रेजी भी है लेकिन हम पहले डायग्राम को देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, लेन्स क्या क्या है। तो डायग्राम को देखें तो एक लेन है कस्टमर की, एक लेन है सेल्स GreenTech मीन सेल्स डिपार्टमेंट की, एक लेन है एक्सिस की, ये कौन है नहीं पता हमें, क्यों क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई वर्ड अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। एक लेन है इक्वीचेक की, ये कौन है नहीं पता। एक लेन है EIM की, नहीं पता। चलिए खैर देखते हैं वो क्या रहा है। कस्टमर क्या कर रहा है, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट जो जा रही है सेल्स GreenTech के पास, जो क्या कर रहा है रिक्वेस्ट डिलीवरी डेट, जो जा रही है एक्सिस के पास जो क्या कर रहा है प्रोवाइड डिलीवरी डेट, जो जा रही है सेल्स के पास ईमेल डिलीवरी एंड कॉस्ट डिटेल्स, और जो जा रही है कस्टमर के पास कंसीडर डिटेल, और आगे कोई प्लेस ऑर्डर, कोई नॉट प्लेस ऑर्डर, और पता नहीं क्या जंगल कहानी स्टार्ट हो गई, समझ नहीं आई। लेकिन इतना हमें समझ आया कि 5 लेन्स हैं कस्टमर की, सेल्स GreenTech की, एक्सिस की, इक्वीचेक की और EIM की। अब अंग्रेजी पढ़ते हैं क्या होता है। कहते हैं ऑनलाइन कस्टमर यूज द GreenTech वेबसाइट टू एंटर द स्पेसिफिक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन दे रिक्वायर। तो ऑनलाइन कस्टमर क्या करता है, आगे अपनी स्पेसिफिकेशन देता है कि मुझे ये स्पेसिफिकेशन का कंप्यूटर बनाना है। These details are fed through to the sales department at GreenTech, which then emails Axis GreenTech's Korean manufacturer। हाँ, एक्सिस कौन है, कोरियन मैन्युफैक्चर है जहाँ से ये कंप्यूटर बनवाते हैं, और ये क्या करते हैं वो डिटेल आगे ईमेल करते हैं एक्सिस को, मैन्युफैक्चर को, टू आस्क फॉर अ डिलीवरी डेट फॉर द रिक्वेस्टेड कंप्यूटर, ताकि आगे कस्टमर को बताया जा सके। Axis email the date back to GreenTech, which then emails the customer with the delivery and cost detail। कस्टमर ने ऑनलाइन आके वेबसाइट पे स्पेसिफिकेशन दी, आपने ईमेल की एक्सिस को, एक्सिस ने ईमेल की आपको, आपने फिर ईमेल की किसको, कस्टमर को। तो ये ईमेल 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 तो उतनी देर में कस्टमर को आप रिस्पॉन्ड करते तो हो सकता है कहीं और ऑर्डर प्लेस कर बैठा, मैंने उसको कहीं और से फौरी प्राइस मिल गई है। क्या ख्याल है? तो आपका प्रोसेस क्विकर नहीं है, इससे कस्टमर आपका लूज हो सकता है टुवर्ड्स कंपैटर। तो क्या होना चाहिए, आपका सिस्टम इंटीग्रेटेड होना चाहिए विद एक्सिस। सिस्टम इंटीग्रेटेड मीन अटैच्ड, जुड़ा हुआ होना चाहिए विद एक्सिस, कि जैसे ही कस्टमर ने स्पेसिफिकेशन एंटर की, फौरी डिटेल इंटीग्रेशन के थ्रू एक्सिस के पास जाए, वो फौरी डिटेल आप दे तो कस्टमर को प्रोवाइड हो जाए। मीन ये ईमेल 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 के चक्रों में अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो एक मसला निकला है, उसकी इम्प्लीकेशन रिकमेंडेशन दी जा सकती है। क्या ख्याल है? द कस्टमर देन डिसाइड वेदर दे विश टू प्रोसीड विद देयर ऑर्डर, and currently 40% of inquiries proceed no further, which is of concern to GreenTech as it means that time and effort has been wasted। और रीज़न क्या है, यही आपका डिले जो है रिस्पॉन्ड करना, कस्टमर को जल्दी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। For those inquiries that do proceed, customers are invited to enter their payment details credit card only। कस्टमर से आप पेमेंट डिटेल लेते हो, और वो भी क्या, सिर्फ क्रेडिट कार्ड के आप ऑप्शन दे रहे हो। जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो कस्टमर भी आपने लूज़ कर दिया, और जिनके पास कार्ड की ऑफर ऑप्शन है ही नहीं वो भी लूज़ कर दिया।
क्या ख्याल है? और ये क्रेडिट कार्ड वैसी अच्छी चीज़ है ही नहीं। एक मशवरा आपको ज़िंदगी के लिए दूं, कभी भी ज़िंदगी में ना क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करना। ये क्या होता है क्रेडिट कार्ड? बैंक आपको कार्ड देता है कि भाई पूरे महीना आप क्या करो, इसमें से जो मर्ज़ी खाओ पियो परचेजिंग करो, एंड ऑफ द मंथ आप क्या कर देना, पेमेंट कर देना, इस डेट तक नहीं करोगे तो फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ऐसे होता है। ये क्या होता है, हम इसे यूज़ करते 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 बड़ा चस्का पड़ जाता है। कार्ड के थ्रू पेमेंट हो रही, कार्ड के थ्रू पेमेंट हो रही। एक टाइम ऐसा आता है कि हमें दिमाग में होता है कि चलो नहीं भी है पैसे, चलो कार्ड के थ्रू कर देता हूँ, जब आएंगे मैं दे दूंगा। और अगर नहीं आए पैसे तो नहीं दिए। या अगर आप भूल गए पैसे देना बैंक के, एक दिन भी भूल गए, तो फौरी इंटरेस्ट आपको चार्ज हो गया। ये इंटरेस्ट क्या है? सूद, हराम इन इस्लाम। कुरान के अंदर है कि अगर आप सूद में इन्वॉल्व हो तो ये ऐसे है जैसे अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग कर रहे हो। और ये एवं ही आराम नहीं है। मैंने बड़े बड़े लोगों को तबाह बर्बाद होते देखा है सिर्फ ये इंटरेस्ट में एंटर होने से। बड़े बड़े एम्पायर बिजनेस तबाह होते देखे मैंने। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी ये चीज़ों में नहीं पड़ना जहाँ पे इंटरेस्ट हो। गाड़ी सूद पे ले ली, घर सूद पे ले लिया, नहीं, अपनी औकात में रहो। जब पैसे आ जाएंगे ले लेना, नहीं है तो अपनी औकात में रहो। खैर, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि कस्टमर को सिर्फ क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन दी जा रही है, जबकि जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो भी आप लूज़ कर जाओगे, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो भी लूज़ कर जाओगे। तो क्या करना चाहिए आपको? डेबिट कार्ड की ऑप्शन भी देनी चाहिए, साथ कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन भी देनी चाहिए। क्या ख्याल है? ये भी एक मसला है। These details are sent directly to EquiCheck। क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेंड कर दी गई हैं EquiCheck को। स्पेशलिस्ट क्रेडिट चेकिंग एजेंसी, हाँ ये कौन है? क्रेडिट चेकिंग एजेंसी है जो कार्ड को देखेगी कि इसमें बैलेंस है या नहीं, ये कार्ड जेन्युइन है या नहीं, और जिस बंदा का ऑर्डर है उसी के नाम पर है या नहीं है। और अगर वो कार्ड डिटेल ठीक ना निकली तो ऑर्डर कैंसिल। तो पीछे ये जो आपने इतना सारा मसला बनाया था, ईमेल, फिर कस्टमर से ऑर्डर कंफर्म किया, उसकी डिटेल नहीं, तो ये सारा टाइम वेस्ट हो गया, कॉस्ट भी वेस्ट होगी। तो क्या कर रहे हो आप? टू लेट क्रेडिट कार्ड डिटेल ऑब्टेन कर रहे हो। आपको ये डिटेल भी कब ऑब्टेन करनी चाहिए थी? वाइल रिसीविंग स्पेसिफिकेशन ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, ताकि उधर से आप डिलीवरी डेट के साथ ये कार्ड डिटेल भी चेक कर लो EquiCheck से, और दोनों अगर इंश्योर हो तो फिर कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करने की तरफ आप जाओ। क्या ख्याल है? ये भी एक मसला है। 3 हो गए। ओके, फॉर ऑर्डर दैट प्लेस द क्रेडिट चेक, pass the credit check, a payment confirmation is raised by GreenTech and sent to customer, and GreenTech place a confirmed order with Axis for the computer। तो 3 मसला हमारे पास निकला है। एक तो इंटीग्रेशन नहीं है सिस्टम की एक्सिस के साथ, दूसरा आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन दे रहे हो, डेबिट कार्ड और कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन नहीं दे रहे, और तीसरा आप टू लेट पेमेंट डिटेल ऑब्टेन कर रहे हो, टाइम कॉस्ट वेस्ट हो रही है। अब जरा डायग्राम को देखें, शायद समझ आ जाएगी। कस्टमर ने स्पेसिफाई की रिक्वायरमेंट और क्या की जी, सेल डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट की डिलीवरी डेट एक्सिस को, एक्सिस ने प्रोवाइड की डिलीवरी डेट, आपने ईमेल की डिलीवरी डेट एंड कॉस्ट डिटेल किसको? कस्टमर को, और कस्टमर ने कंसीडर की डिटेल, और उसके बाद प्लेस ऑर्डर की सूरत में एंटर पेमेंट्स। क्या ख्याल है? और अगर नॉट प्लेस ऑर्डर की सूरत में प्रोसेस इज टर्मिनेटेड। और अगर ऑर्डर प्लेस किया है तो एंटर पेमेंट्स, और पेमेंट्स डिटेल आपने सेंड कर दी EquiCheck को जिसने क्रेडिट चेक परफॉर्म करना है। अगर तो रिजेक्ट हो गया तो प्रोसेस टर्मिनेटेड, और अगर एक्सेप्ट हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली आपने कस्टमर को क्या किया? पेमेंट्स कंफर्म किया, साथ सेल डिपार्टमेंट ने ऑर्डर कंफर्म किया किसको? एक्सिस को, एक्सिस ने कंप्यूटर कंस्ट्रक्ट करके दे दिया EIM को, जिसने क्या किया? डिलीवर किया कंप्यूटर आगे। EIM कौन है? शायद कोई डिलीवरी कंपनी होगी। और डिलीवर किसको किया इसने? सेल्स डिपार्टमेंट को, जहां पे इन्होंने क्या किया? एग्री की डिलीवरी डेट, टेस्ट किया कंप्यूटर, अरेंज की दोबारा से डिलीवरी, और दे दिया किसको? कस्टमर को। नीचे क्या कहता है? व्हेन एक्सिस हैज कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर, इट अरेंज फॉर द इंटरनेशनल लॉजिस्टिक कंपनी EIM टू डिलीवर द मशीन टू GreenTech फॉर टेस्टिंग।
इन कंप्यूटर आ गया बनने के बाद ग्रीन टेक के पास फॉर टेस्टिंग, इन्होंने टेस्ट किया। आफ्टर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग द मशीन, ग्रीन टेक ईमेल्स द कस्टमर, एग्री अ डिलीवरी डेट एंड अरेंज फॉर डिलीवरी बाय कोरियर। भाई जब कंप्यूटर बना एक्सिस रहा है और अगर कस्टमर को गलत लगता है तो फिर भी आपने एक्सिस को ही भेजना है ठीक करवाने के लिए, तो आप एक्सिस को कह दो जब भाई बना तो रहा है तो टेस्ट करके डायरेक्टली तो कस्टमर को ही डिलीवर कर दे, तो ये आपकी डिलीवरी कॉस्ट भी बच गई, ये आपका टेस्टिंग वाले प्रोसेस की कॉस्ट भी बच गई और कस्टमर तक डिलीवरी भी क्विक हो जाएगी। क्या ख्याल है? अगर डायरेक्ट जाएगी बजाय इसके पहले आपके पास आए फिर आप कस्टमर से दोबारा क्यों आप एग्री कर रहे हो डेट? जब एक दफ़ा आपने कस्टमर्स को डेट बताई थी, उसने कहा ठीक है, तब आप उस डेट पे डिलीवर करो, आप दोबारा क्यों एग्री कर रहे हो? तो मतलब हो सकता है आप शायद ऑन टाइम डिलीवर भी नहीं कर रहे। लेकिन खैर ये डबल डिलीवरी कॉस्ट, ये टेस्टिंग कॉस्ट, टाइम, ये सारा बचाया जा सकता है अगर आप डायरेक्टली एक्सिस से ही कस्टमर को डिलीवर करवा दो। कितने 4 मसलाज हो गए? क्या ख्याल है? फिर वो क्या कहता है, रिसेंट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर सजेस्ट दैट मिसिंग प्रॉमिस डिलीवरी डेट इज देयर बिगेस्ट कंप्लेन। इसलिए आप दोबारा डिलीवरी डेट जो है एग्री कर रहे हो। और अगर आपने कस्टमर के साथ एक डेट एग्री की थी, दिस मीन आपका एक कॉन्ट्रैक्ट था कस्टमर के साथ, उस डेट पे आपने डिलीवर नहीं किया तो कस्टमर का नुकसान हो गया और आपको कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन भी पे करना पड़ सकती है। This is because the delivery date agreed early in the order process cannot necessarily be matched by Axis when it is actually received the confirmed order. और लेट डिलीवरी क्यों हो रही है? रास्कल एक्सिस की वजह से कि वो ऑन टाइम बना के नहीं दे रहा। लेकिन अगर कस्टमर पेनल्टी चार्ज करता है तो किसे बेयर करना पड़ेगी? हमें। तो ग्रीन टेक को क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए एक्सिस के साथ अब डील करनी चाहिए कि इन केस ऑफ फर्दर लेट डिलीवरी ही विल बी लाइबल टू पे आर डैमेजेस। क्या ख्याल है? अदरवाइज उसकी वजह से कस्टमर हमारा अफेक्ट हो रहा है, कस्टमर हमें लान तान कर रहा है, कस्टमर हमें पेनल्टी चार्ज करेगा, जबकि कसूर हमारा नहीं, किसका है? सप्लायर का, मैन्युफैक्चर का। क्या ख्याल है? तो उसके साथ डील करनी चाहिए। इन केस ऑफ फर्दर लेट डिलीवरी ही विल बी लाइबल टू पे आर डैमेजेस टू अवॉइड दिस लेट डिलीवरी टू द कस्टमर। तो 5 मसला निकल आए, 5 पैराग्राफ बन सकते हैं 2-2 नंबर के लिए। मसला भी, उसके अंदर इम्प्लीकेशन भी और उसके अंदर रिकमेंडेशन भी। इम्प्लीकेशन क्या होगी? बिजनेस के लिए ये क्यों नुकसानदेह? बिजनेस को पेनल्टी चार्ज होंगी, जैसे हमने यहाँ पे बताया। ऊपर हमने बताया एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़ रही है, कस्टमर तक डिलीवरी का टाइम भी जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम डायरेक्टली डिलीवरी करवा दें तो। क्या ख्याल है? ऊपर कस्टमर लूज हो रहा है, इंटीग्रेशन लेट, आप रिस्पॉन्ड दे रहे हो कस्टमर को, सिर्फ क्रेडिट कार्ड दे रहे हो, डेबिट कार्ड वाला भी आपने लूज़ कर दिया टुवर्ड्स कंपैटर, कैश ऑन डिलीवरी वाला भी लूज़ कर दिया टुवर्ड्स कंपैटर। टू लेट डिटेल रही हो तो पीछे सारा टाइम कॉस्ट क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। तो बिजनेस के ऊपर इम्प्लीकेशन है ये। मसला क्यों मसला है वो एक्सप्लेन करना, क्या है इम्प्लीकेशन, इसका बिजनेस पे इफेक्ट क्या हो रहा है। ठीक हो गया। पार्ट C 2 ऑफ द क्वेश्चन फॉर 8 गुड मार्क्स इंक्लूडिंग 2 प्रोफेशनल मार्क्स। The board is determined to link a strategy with current and future processes. The board is determined to link a strategy with current and future processes. मीन बिजनेस कहना चाह रहा है कि अब हम फ्यूचर में जितनी भी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे अपने प्रोसेसेस के साथ लिंक करते हुए बनाएंगे। मीन बिजनेस प्रोसेसेस को देखते हुए बनाएंगे। मीन एनालिसिस में हम प्रोसेसेस को देखेंगे, वीकनेसेस स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करेंगे। चॉइस में भी हम वो ऑप्शन चूज़ करेंगे जो हमारे प्रोसेस के अकॉर्डिंगली होगी या प्रोसेस को इम्प्रूव करने वाली होगी। और अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेशन में भी हम क्या करेंगे? चेंजेस लाएंगे प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए। सो द बोर्ड इज डिटरमाइंड टू लिंक अ स्ट्रैटेजी विद करंट एंड फ्यूचर प्रोसेसेस, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोसेस डिजाइन एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रीन टेक टू इलस्ट्रेट योर एनालिसिस। क्या आपने रिलेशनशिप बताना है बिटवीन प्रोसेस डिज़ाइन और किसमें? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपने वर्ड कहीं पे पढ़ा है? कहाँ पे पढ़ा है? Strategic process, also called strategic planning, which involves 3 interrelated processes: strategic analysis, strategic choice, strategic implementation. This mean ये process design का आपने लिंक बताना है with
स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक चॉइस एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के साथ इसका लिंक बताओगे, स्ट्रेटेजिक चॉइस के साथ इसका लिंक बताओगे और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के साथ लिंक बताओगे, तो ये लिंक क्लियर हो गया बिटवीन प्रोसेस डिजाइन एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के साथ इसका लिंक क्या है कि व्हाइल परफॉर्मिंग इंटरनल एनालिसिस हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या स्ट्रेंथ वीकनेसेस रिलेटिंग टू आवर प्रोसेस डिजाइन। लाइक इन द अबव एग्जाम्पल, इन द अबव सिनेरियो हमने आइडेंटिफाई की वीकनेसेस इन द ऑर्डरिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम ऑफ द कंपनी। स्ट्रेटेजिक चॉइस के साथ इसका लिंक क्या है कि while evaluating choices हम क्या करते हैं, चूज करते हैं that option that will improve our process design. Like in the above process part, in the part C1 we have provided recommendation to improve processes. और strategic implementation क्या है कि we make changes in the process design to improve it. Like if we implement C1 above recommendation, that will be our link between strategic implementation and process design. Mean जब हम उनको implement करेंगे, mean integrate करेंगे system with Axis, payment detail हम obtain करेंगे while getting specification, allow करेंगे हम debit card cash on delivery भी, और एक्सिस के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे कि नो फर्दर लेट डिलीवरी। सो ये क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन। क्या ख्याल है? तो ये लिंक हो गया किस लिए, टू इम्प्रूव प्रोसेस डिजाइन। क्या ख्याल है? मीन लिंक बताना है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब क्या है, इन तीनों के साथ 6 नंबर और 7 2 नंबर प्रोफेशनल मार्क्स हैं कि आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया। ये कौखी 3 रिक्वायरमेंट थी C2 जो आज तक टेस्ट हुई। क्यों? अबाउट 90% स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे कि आंसर क्या देना इसका। हाँ, अगर ये अंडरस्टैंड हो गया कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, चॉइस, इंप्लीमेंटेशन, तो फिर बातें की जा सकती है। ठीक हो गया? ठीक है। सो क्या बातें हम कर रहे थे? स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि हमने जो स्ट्रैटेजी चूज की है उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस लानी है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में, सिस्टम प्रोसेसेस में। तो स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने से पहले हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर होता क्या है, हमने देख लिया। कल्चर होता क्या, हमने देख लिया। सिस्टम प्रोसेसेस क्या होते हैं, एक्टिविटीज़, और उनको शो कैसे किया जाता है, थ्रू अ डायग्राम, स्विम लेन डायग्राम, तो वो भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं किस चीज़ की, मैनेजमेंट ऑफ चेंज की, कि अगर हमने स्ट्रक्चर या कल्चर को चेंज करना है तो उस चेंज को मैनेज कैसे करना है। स्ट्रक्चर या कल्चर को चेंज करना है तो उस चेंज को मैनेज कैसे करना है। कहते हैं स्ट्रक्चर कल्चर को चेंज करने के लिए या चेंज को मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई 4 डिफरेंट मॉडल्स हैं। स्ट्रक्चर कल्चर चेंज को मैनेज करने के लिए 4 डिफरेंट मॉडल्स हैं। एक का नाम है लिविंस 3 स्टेज मॉडल, एक है लिविंस फोर्स फील्ड थ्योरी, एक है हमारे पास बलोगन एंड होप मैट्रिक्स, और एक है हमारे पास कॉन्टेक्सचुअल मॉडल। कॉन्टेक्सचुअल मॉडल या कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स। किसको, स्ट्रक्चर या कल्चर को चेंज करना है तो उस चेंज को मैनेज कैसे करना है। क्यों, अगर आपने मैनेज नहीं किया चेंज को तो चेंज जो है वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं होगी। कहते हैं जो चेंज है ना, तब्दीली, ये इतना आसान काम नहीं है कि आपने सोचा और चेंज आ गया। चेंज इज ऑलवेज पेनफुल, विदाउट पेन देयर इज नो चेंज। तब्दीली
आसानी से नहीं आती, चीज़ें तब्दील करने में थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ी पेन बर्दाश्त करना पड़ती है। लोग आगे से उस तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लोग रेजिस्ट करते हैं, और ये लोगों की जो रेजिस्टेंस है, आपके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, हर्डल्स करेंगे, ये क्या है, ये पेन है जो आपको फेस करना पड़ेगी। विदाउट पेन देयर इज नो चेंज। क्या ख्याल है, अपने आप को देख लो। आपको आज कह दिया जाए भाई ये मोबाइल नहीं, आपने ये नहीं यूज़ करना, आपने नोकिया मोबाइल यूज़ करना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉल करने और कॉल सुनने की या मैसेज करने की बस फैसिलिटी हो, कोई व्हाट्सएप ना हो, कोई फेसबुक ना हो, कोई ट्विटर, कोई इंस्टाग्राम ना हो, कोई गेम्स ना हो, तकलीफ होगी? यस, जीना दो बार हो जाएगा। सो चेंज इज ऑलवेज पेनफुल। इस तरह से जब आप ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज लाने की कोशिश करते हो, स्ट्रक्चर या कल्चर में, तो आगे से एम्प्लॉय रेजिस्ट करते हैं, नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। सपोज आप इनफॉर्मल से फॉर्मल करने जा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को, तो लोगों के लेयर्स, टाइम, हैबिट्स अफेक्ट होंगे, तो आगे से क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या ख्याल है, मैनेजर्स आगे से रेजिस्ट करेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ रही है लोगों की तरफ से, लोग आपके ऊपर अटैक भी करेंगे, आपको झूठा कहेंगे, आपको गलत कहेंगे, लेकिन आप तब्दीली करते हो क्यों? ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए। तो ये रेजिस्टेंस को मैनेज करना है, तो मैनेज करना है कैसे? मैनेजमेंट ऑफ चेंज के मॉडल्स के थ्रू। क्यों? अगर चेंज को मैनेज नहीं कर सके आप, तो चेंज इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हुई, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हुई तो उससे आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। कहते ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये चेंज करना इजी काम है। क्या है? एक चार्ट है, रूल्स रेगुलेशन है, आपने पुरानी फाड़ के फेंक दी, नया चार्ट बना दिया, नए रूल्स डिफाइन कर दिए। देखिए जो कल्चर है ये क्या है? नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स कहाँ पे हैं? दिमाग के अंदर। इसे चेंज करना बड़ा औखा काम है, इसे चेंज करना बड़ा औखा काम है। लोगों के दिमाग इजीली चेंज नहीं होते। तो क्या करना है आपको? पहले लोगों को प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज करना है कि भाई चेंज हमें चाहिए। क्यों भाई? ये मसला है, ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन ये तबाह हो रही है अगर हम ये नहीं करते। सपोज मैनुअल से कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं, इनफॉर्मल से फॉर्मल करने जा रहे हैं, तो बताना है हमें क्यों इसकी ज़रूरत है। जब तक लोग विलिंग, प्रिपेयर फॉर चेंज नहीं होंगे, तब तक वो तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो चेंज आपकी इंप्लीमेंट भी नहीं होगी। क्या ख्याल है? लोग इजीली नहीं मानते, विलिंग इजीली नहीं होंगे, तो उनको कोई नए नोट भी दिखाना पड़ेंगे मूड बदलने के लिए। क्या ख्याल है? नोट दिखाने से मूड बदले जाते हैं ना लोगों के, तो वो दिखा के आपको इनको प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज करना होगा। तो अगर ये प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज नहीं है, तो चेंज में आपको नीचे से सपोर्ट नहीं मिलेगी, और सपोर्ट नहीं मिली तो आपकी वो चेंज इंप्लीमेंट नहीं होगी, पोजीशन स्ट्रांग भी नहीं होगी। इसलिए वो चेंज को कैसे मैनेज करना है, डिफरेंट राइटर्स के हमारे पास थ्योरीज या मॉडल हैं, जिसमें हमारे पास एक मॉडल है लिविंस 3 स्टेज मॉडल। लिविंस 3 स्टेज मॉडल। और लिविंस 3 स्टेज मॉडल क्या कहता है कि भाई आपने अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है, तो आपको 3 स्टेजेस को फॉलो करना है। क्या है 3 स्टेजेस? अनफ्रीज, मूव, रीफ्रीज। अनफ्रीज, मूव, रीफ्रीज, 3 स्टेजेस के थ्रू चेंज मैनेज होगी। अनफ्रीज का मतलब क्या है कि आपने पहले पुराना सिस्टम, पुराना स्ट्रक्चर, कल्चर अनफ्रीज करना है। मीन लोगों के दिमाग से पुराना कल्चर निकालना है, लोगों को प्रिपेयर फॉर चेंज करना, विलिंग फॉर चेंज करना। क्या है अनफ्रीज? कैसे? बाय क्रिटिसाइजिंग द करंट सिस्टम, कि भाई ये जो हम कर रहे हैं ये गंद घोल रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों क्रिटिसाइज करोगे तो लोगों के अंदर एक डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग क्रिएट होगी अबाउट द करंट सिस्टम, फिर जाके वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के काबिल होंगे। जब तक वो नए सिस्टम से डिससैटिस्फाई नहीं होंगे, नए सिस्टम को बुरा नहीं समझेंगे, तब तक वो चेंज के लिए प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज नहीं होंगे। प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज करना है। अनफ्रीज कैसे करना है? बाय एम्फेसाइजिंग द बेनिफिट ऑफ द चेंज, कि भाई चेंज के फायदे क्या हैं, स्पेशली फॉर द एम्प्लॉय देमसेल्फ, कि आपको क्या फायदा मिलेगा। मैनुअल से कंप्यूटराइज में काम करोगे तो कंप्यूटर की स्किल्स आपको सीखने का चांस मिलेगा।
इनफॉर्मल से फॉर्मल में जाओगे तो अल्टीमेटली आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, कुछ नई लर्निंग होगी और उससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा, तो आपकी पे भी बढ़ेगी, आपको प्रमोशन मिलेंगी, नए रैंक्स मिलेंगे। तो ये जो एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर फॉर, विलिंग फॉर चेंज करना है, ये क्या है? अनफ्रीज। अब आपने क्या करना है? मूव। मूव का मतलब क्या है कि चेंज अब आपने लानी है। मीन मैनुअल से कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं तो सिस्टम इंस्टॉल करना क्या है? मूव। लोगों को ट्रेन करना क्या है? मूव। नई रिक्रूटमेंट करना क्या है? मूव। और कोशिश करनी है वो एम्प्लॉयज़ जो चेंज में अफेक्ट हो रहे हैं उनको चेंज प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हुए आपने चेंज लाना है, उनकी एक अच्छी हग देनी है, अपने साथ बिठाना है ताकि वो चेंज प्रोसेस को अंडरस्टैंड करके सपोर्ट करना शुरू कर दें, मीन रेजिस्टेंस खत्म हो जाए। तो मेनली मूव क्या है? मेकिंग चेंज बाय इन्वॉल्विंग द अफेक्टेड एम्प्लॉयज इन द चेंज प्रोसेस। क्यों इन्वॉल्व करोगे, अपने साथ बिठाओगे तो चेंज की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, फिर जाके सपोर्ट भी करेंगे। और उसके बाद क्या करना है आपने? रीफ्रीज। कि नॉर्मली क्या होता है कि आप चीज़ें बदलते हो तो लोगों की एक नेचर है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए तो नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, आफ्टर सम टाइम पुराने में वापस आ जाते हैं। ह्यूमन नेचर है ये, ठीक हो गया। तब आपने वो जो चेंज लाए हो अब उसे लॉन्ग टर्म कंटिन्यू रखना क्या है? रीफ्रीज। कैसे लॉन्ग टर्म कंटिन्यू रखना है? कोई मॉनिटरिंग कंट्रोल लगाना है, सुपरविजन लगानी है ताकि ऐसे चलता रहे, या कोई नए रिवार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने हैं एम्प्लॉय के लिए कि अगर आप नए सिस्टम में ये चीज़ें अचीव करोगे तो ये रिवार्ड मिलेगा, और रिवार्ड लालच की खातिर लोग क्या करेंगे? उस नई चीज़ों को आगे कंटिन्यू रखेंगे, पुराने में वापस नहीं जाएंगे। सो चेंज को कैसे मैनेज करना है? लीविंस फोर्स 3 स्टेज मॉडल कहता है कि 3 स्टेजेस के थ्रू मैनेज करना है। अनफ्रीज मीन प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज करना है बाय एक्सप्लेनिंग बेनिफिट ऑफ चेंज, by creating a dissatisfaction feeling about current system among employees. Move, अब आपने चेंज लानी है by involving the affected employees into the change process. और refreeze, stick on change रखने के लिए न्यू रिवार्ड कंट्रोल मॉनिटरिंग आपने इम्प्लीमेंट करनी है। हाँ, अगर आपने 3 स्टेजेस को फॉलो नहीं किया, एम्प्लॉय को प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज नहीं किया, उनको चेंज प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं किया, या आपने कोई स्टिक ऑन चेंज के लिए कंट्रोल मॉनिटरिंग रिवार्ड नहीं लगाए, तो फिर चेंज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं होगी, तो आपके मसले रिजॉल्व भी नहीं होंगे। चेंज को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक और मॉडल भी है जिसको नाम दिया जाता है लीविंस फोर्स फील्ड एनालिसिस। लीविंस फोर्स फील्ड एनालिसिस या फोर्स फील्ड थ्योरी, जिसको यूनिवर्सल मॉडल फॉर चेंज का नाम भी दिया जाता है। क्या कहता है लीविंस फोर्स फील्ड एनालिसिस कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने जाते हो तो उस चेंज प्रोसेस में कोई 2 फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने जाते हो तो उस चेंज प्रोसेस में 2 फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है ड्राइविंग फोर्स और एक होती है रेस्ट्रेनिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या है? फोर्स फॉर चेंज, मीन वो फोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना चाहते हैं। और वो कौन लोग हैं जो चेंज लाना चाहते हैं? कंपनी की मैनेजमेंट। रेस्ट्रेनिंग फोर्स क्या है? फोर्स अगेंस्ट चेंज, अगेंस्ट चेंज या फोर्स दैट रेजिस्ट द चेंज, जो चेंज के अगेंस्ट है, जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और वो क्या होंगे? एम्प्लॉयज। सो चेंज प्रोसेस में 2 फोर्सेस इन्वॉल्व है। ड्राइविंग फोर्स, वो फोर्स जो चेंज लाना चाहती है, और रेस्ट्रेनिंग फोर्स, फोर्स अगेंस्ट चेंज, जो चेंज को रेजिस्ट कर रही है, एम्प्लॉयज। अब कहता है कि अगर आपने चेंज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है तो आपको इन दोनों फोर्सेस का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना है। अगर ये दोनों फोर्सेस लगी नहीं तो चेंज कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना है। कैसे डिस्टर्ब करना है? कि आपने स्ट्रेंथन करना है ड्राइविंग फोर्स को और वीकर करना है किसको? रेस्ट्रेनिंग फोर्स को। अगर आपने उसे स्ट्रेंथन नहीं किया
इसे वीकर नहीं किया, दोनों फोर्सेस लगी नहीं, तो चेंज आपकी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं होगी, आप फेल हो जाओगे चेंज में। उसे स्ट्रेंथन करना है कैसे? अपनी पावर अथॉरिटी यूज करते हुए। इसे वीकर करना है कैसे? लोगों को प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज करते हुए, लोगों के लिए नए रिवॉर्ड इंट्रोड्यूस करवाते हुए, लोगों को चेंज प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हुए। और ज्यादा बेस्ट क्या है? इसे वीकर करना रादर देन इसे स्ट्रेंथन करना। तो पावर अथॉरिटी आप अगर अप्लाई करोगे तो आगे से भी एग्रेशन आएगी और उससे मसले बढ़ जाएंगे। इसलिए बेहतर क्या है? इन्हें प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज करो, इन्हें बताओ रीजन, बेनिफिट, रिवॉर्ड और इन्वॉल्व करो चेंज प्रोसेस में। क्योंकि अगर उसे स्ट्रेंथन नहीं किया, इसे वीकर नहीं किया, तो चेंज प्रोसेस में आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। अब कैसे उसे स्ट्रेंथन करना है, कैसे उससे वीकर करना है, उसके लिए हमारे पास कुछ चेंज मैनेजमेंट टूल्स या टैक्टिक्स हैं। क्या चेंज मैनेजमेंट टूल्स या टैक्टिक्स हैं? एजुकेशन, फैसिलिटेशन, पार्टिसिपेशन, negotiation, manipulation, power or coercion। सपोज आप मैनुअल से कंप्यूटराइज करने जा रहे हो अपने सिस्टम को और एम्प्लॉय आगे से रजिस्ट कर रहे हैं, तो क्या करो, उनको एजुकेशन मीन रीज़न बताओ कि भाई क्यों हमें मैनुअल से कंप्यूटराइज में जाना है, भाई इसके फ़ायदे क्या है, क्यों हमें इसकी तरफ जाना है। नहीं जी हमें काम करना नहीं आएगा, ट्रेनिंग दे दो। नहीं मान रहे, फैसिलिटेशन, रिवार्ड, रिसोर्सेज दो, रिवार्ड दो, उससे मान जाएंगे। नहीं मान रहे, पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्व करो चेंज प्रोसेस में, एक अच्छी हग दो, अपने साथ बिठाओ, उससे शायद मूड बदल जाएंगे। उस पर भी नहीं बात बन रही। निगोशिएशन, अच्छा भाई बता बच्चा फिर क्या चाहता है तू, हम वो मान लेते तुम्हारी मान ले, उससे भी नहीं बात बन रही। तो मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन क्या है कि जितना चेंज को अभी एक्सेप्ट करते हैं उतना चेंज कर दो, या जो इंप्लॉइज अभी चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है उनके लिए अभी चेंज कर दो, बाकियों को छोड़ दो, बाद में अगर मान गए तो बाद में चेंज कर लेना। लेकिन वो कहता है ये क्या है, अनएथिकल, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी वो जो पूरी चेंज थ्योरी थी वो सारी की सारी इंप्लीमेंट नहीं हुई। हाँ अगर एजुकेशन, फैसिलिटेशन, पार्टिसिपेशन, डायलॉग, थोड़ा बहुत से भी बात नहीं बन रही, तो फिर किस पे आ जाओ, पावर, कोर्शन मीन डंडे पे। अच्छा भी बच्चा आ जाओ, जिसने अब काम करना है करे, जिसने नहीं करना यहाँ से निकलो तिल को। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है? पहली चार। क्यों? इसका मतलब क्या है कि आप ड्राइविंग फोर्स को स्ट्रेंथन करने जा रहे हो और इसमें आपकी पूरी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट ही नहीं होगी। सो क्या कहता है लीविंस फोर्स फील्ड एनालिसिस, यूनिवर्सल मॉडल फॉर चेंज के चेंज प्रोसेस में दो फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, ड्राइविंग फोर्स, फोर्स फॉर चेंज, एंड रिस्ट्रेनिंग फोर्स, फोर्स अगेंस्ट चेंज। तो चेंज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, इसे स्ट्रेंथन करना है और इसे वीकर करना है। लेकिन बेस्ट अप्रोच क्या है, वीकनिंग द रिस्ट्रेनिंग फोर्स रादर देन स्ट्रेंथनिंग ड्राइविंग फोर्स। कैसे उसे स्ट्रेंथन, कैसे वीकर करना है, कुछ टूल्स टैक्टिक्स अडॉप्ट करके, और वो क्या है, एजुकेशन, फैसिलिटेशन, पार्टिसिपेशन, निगोशिएशन, मैनिपुलेशन या पावर कोर्शन। लेकिन इनमें से कौन सा टूल या टैक्टिक अडॉप्ट करना है डिपेंड करता है किस चीज़ पे, रीज़न फॉर रेजिस्टेंस की ऊपर भी, कि एम्प्लॉय रेजिस्ट कर रहे हैं तो उसकी रीज़न को भी तो देखना है ना कि क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं। और कोई 3 रीज़न हो सकती हैं रेजिस्ट करने की। कुछ जॉब रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं और कुछ सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं।
जॉब रिलेटेड फैक्टर क्या है? कंप्यूटर फोबिया, कि हमने ज़िंदगी में कभी कंप्यूटर को टच ही नहीं किया तो काम कैसे करेंगे। जॉब रिलेटेड फैक्टर क्या है? कि अब हमारे वर्किंग आवर्स स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। क्या ख्याल है? तो ये एजुकेशन के थ्रू रिजॉल्व किया जा सकता है। पर्सनल फैक्टर्स क्या हैं? दिमाग के अंदर कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं कि शायद ये चेंज हमारे काम का क्रिटिसिज्म है, तो आगे ये चेंज में हमारी जॉब भी लूज ना हो जाए, हमें भी ना निकाल दिया जाए। ये क्या है? पर्सनल फैक्टर्स। ये पर्सनल फैक्टर्स क्या हैं? कि आप जिस बंदे के थ्रू चेंज लाने जा रहे हो वो बंदा इनके लिए विलन है, उसे ये गंदा बंदा समझते, अच्छा बंदा समझते नहीं कि ये तो हमारे अगेंस्ट ही काम कर रहा है। ये भी एजुकेशन के थ्रू या डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व किया जा सकता है। सोशल फैक्टर क्या है? कि फॉर्मल करने जा रहे हो इनफॉर्मल से, तो हमारा वो मिलजुल के काम करना अफेक्ट होगा, हमारी यारियां दोस्तियां अफेक्ट होंगी। तो पैसा देने से लोग एक भाई दूसरे भाई को मारने पे भी तैयार हो जाता है फैसिलिटेशन से। क्या ख्याल है? हाँ, सो देखना है रीज़न क्या है, फिर हमने देखना है कौन सा टूल या टेक्निक अडॉप्ट किया जाए। सो चेंज को कैसे मैनेज करना है? चेंज को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक लीविंस 3 स्टेज मॉडल भी है, लीविंस फोर्स फील्ड थ्योरी भी है। चेंज को कैसे मैनेज करना है उससे रिलेटेड हमारे पास एक ब्लोगन एंड होप मैट्रिक्स भी है। चेंज को कैसे मैनेज करना है उससे रिलेटेड हमारे पास एक ब्लोगन एंड होप मैट्रिक्स भी है। तो देखते हैं ये क्या है। जी, ब्लोगन एंड होप मैट्रिक्स, जिसको BNH मैट्रिक्स का नाम भी दिया जाता है। और ब्लोगन एंड होप मैट्रिक्स क्या कहती है? कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने जा रहे हो तो आपने 2 फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। क्या 2 फैक्टर कंसीडर करने हैं? एक आपने कंसीडर करना है स्कोप ऑफ चेंज, और दूसरा आपने कंसीडर करना है टाइम ऑफ चेंज। स्कोप ऑफ चेंज और टाइम ऑफ चेंज। स्कोप ऑफ चेंज में आपने क्या कंसीडर करना है? कि आपको कितना चेंज करना है। थोड़ा सा चेंज करना है, मीन स्ट्रक्चर का कोई एक आधा एलिमेंट या कल्चर के कोई 1-2 एलिमेंट चेंज करने हैं, यानी पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर कल्चर चेंज करना है। हाँ, अगर थोड़ा सा चेंज करना है तो दिस मीन आपने करना है स्ट्रक्चर कल्चर को रीअलाइनमेंट। मीन ऑलरेडी ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज करना नहीं। अगर आपने क्या करना है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कल्चर चेंज करना है, तो दिस मीन आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज चाहिए। तो आपने देखना है चेंज करते वक्त कि आपको स्ट्रक्चर कल्चर का कितना चेंज चाहिए। थोड़ा सा चेंज चाहिए मीन रीअलाइनमेंट करनी है, या आपको पूरा चेंज करना है मीन ट्रांसफॉर्मेशन चेंज चाहिए। दूसरा फैक्टर आपने कंसीडर करना है टाइम ऑफ चेंज। टाइम ऑफ चेंज मीन स्पीड ऑफ चेंज। सिर्फ टाइम ही नहीं, साथ क्या है, स्पीड ऑफ चेंज, कि आपको फौरी क्विकली सब कुछ चेंज करना है, या आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपने एक एक एलिमेंट करके चेंज करना है। हाँ, अगर आपने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चेंज करना है तो इसके लिए टर्म यूज की जाती है इंक्रीमेंटल बेसिस पे चेंज करना। हाँ, अगर आपने क्विक चेंज करनी है तो दिस मीन आपने क्या करना है, बिग बैंग। बैंग बैंग नहीं, बिग बैंग। और यहाँ से हमारे पास कुछ चेंज की स्ट्रैटेजीज जो हैं, ऑप्शंस जो हैं वो निकल आएंगे 4।
सो स्कोप ऑफ चेंज में देखना है कि आपको रीअलाइनमेंट करनी है, मीन स्मॉल चेंज है, या ट्रांसफॉर्मेशन मीन फुल चेंज है। और स्पीड टाइम ऑफ चेंज में आपने देखना है इंक्रीमेंटल मीन स्टेप बाय स्टेप चेंज है, या फिर क्विक मीन बिग बैंग है। अब कहता है कि अगर आपने रीअलाइनमेंट करनी है और इंक्रीमेंटल मीन आहिस्ता आहिस्ता करनी है, तो आपके पास जो ऑप्शन है उसे नाम दिया जाता है अडॉप्शन का। क्या ऑप्शन है? अडॉप्शन। मीन चेंज भी हो जाएगी, इजीली अडॉप्ट भी हो जाएगी, और लोगों को फील भी नहीं होगा। क्यों? थोड़ा सा चेंज करना है और वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता करना है, तो चेंज इजीली अडॉप्ट हो जाएगी। एक बड़ी ही अच्छी, वेरी ही लो रिस्क स्ट्रैटेजी है ये आपके पास चेंज की। हाँ, अगर आपने रीअलाइनमेंट करनी है, मीन थोड़ा सा चेंज करना है, लेकिन बिग बैंग क्विकली करना है, फौरी इमरजेंसी बेसिस पे, इमरजेंट, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है? रिकंस्ट्रक्शन। मीन ऑलरेडी चीजें चल रही हैं, बस थोड़ा सा आपने साथ एक दो एलिमेंट को चेंज करके रिकंस्ट्रक्ट किया, तो ये थोड़ा सा फील होगा। क्यों? फौरी चेंज हुआ है, इसलिए एम्प्लॉइज को थोड़ा सा प्रिपेयर, विलिंग, चेंज करते हुए चेंज की तरफ जाना है। अडॉप्शन लो रिस्क है, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन थोड़ी सी रिस्की है। क्यों? थोड़ा सा फील होगा। क्यों? क्विकली चेंजेस लोगों को फील होती हैं। क्या ख्याल है? आज आप घर जाओ और आपके भाई ने टेंड करवाई हो, तो आप देख के परेशान हो जाओगे। क्या ख्याल है? पहले बताया होता तो और बात थी, लेकिन बताया नहीं हुआ था तो आप एक दफ़ा देख के परेशान हो जाएगा कि या आपके पास कोई गाड़ी या बाइक थी और जाते आपके पापा ने वो बेची हो, तो अगर बता के बेची होती तो चलो पता होता, माइंड प्रिपेयर होता कि ये होने वाला है, लेकिन अचानक देखा तो अल्टीमेटली वो फील होगा। तो ये क्या है? रिकंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया? अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करनी है, पूरा स्ट्रक्चर कल्चर चेंज करना है और स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंटल बेसिस पे करना है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? एवोल्यूशन। मीन आप क्या करोगे? आहिस्ता आहिस्ता चीजों को इवॉल्व करोगे। हाँ, अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करनी है क्विक बिग बैंग बेसिस पे, तो आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है? रेवोल्यूशन। और ये रेवोल्यूशन बहुत ही हाई रिस्क की स्ट्रैटेजी है। क्यों? आप क्विकली चेंज कर रहे हो और सब कुछ चेंज कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा फील होगा, तो यहाँ पे तबाही भी हो सकती है। इसलिए इसके लिए आपको प्रॉपर अनफ्रीज, मूव, रीफ्रीज को फॉलो करते हुए चलना है। अगर एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर, विलिंग फॉर चेंज यहाँ पे नहीं किया हुआ था, तो फिर एम्प्लॉय की रेजिस्टेंस हो सकता है, आप फेस नहीं कर पाओगे, ऑर्गेनाइजेशन तबाही की तरफ भी जा सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन चेंज अगर करनी भी है तो कहता है प्रेफर करना चाहिए एवोल्यूशन को रादर देन रेवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन क्या है? आहिस्ता आहिस्ता आप इवॉल्व कर रहे हो। रेवोल्यूशन क्या है? एक ही दफा घुमा दिया, सब कुछ ही बदल दिया, ये बहुत ज्यादा फील होती है। सो अकॉर्डिंग टू BNH मैट्रिक्स, स्ट्रक्चर या कल्चर को चेंज करना है तो दो फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। स्कोप ऑफ चेंज, जिसको नेचर ऑफ चेंज का नाम भी दिया जाता है, कि आपने कितना चेंज करना है भाई, रीअलाइनमेंट करनी है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं बिग चेंज को, लाइक मैनुअल को कंप्यूटराइज कर देना क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। ऑलरेडी कंप्यूटराइज था, उसको हाई IT सोल्यूशन की तरफ ले जाना, मीन वर्ड एक्सेल से PHP टैली की तरफ ले जाना, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। PHP टैली पे था, वहां से ओरेकल SAP की तरफ ले जाना क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। नहीं, मैनुअल को मैनुअल के लेवल पे ठीक करना, ये क्या है? रीअलाइनमेंट। मैनुअल को कंप्यूटराइज कर देना, ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। एक का दो एलिमेंट चेंज करना, रीअलाइनमेंट। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कल्चर चेंज कर देना, ट्रांसफॉर्मेशन। मीन मशीन ब्यूरोक्रेसी से एडहॉक्रेसी पे आ जाना, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। साथ आपने देखना है कि आपको फौरी करना है बिग बैंग, क्यों? इमरजेंसी है, या आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग की बेसिस पर आपने चलना है, इंक्रीमेंटल। सो रीअलाइनमेंट विद इंक्रीमेंटल अडॉप्शन, रीअलाइनमेंट विद बिग बैंग रिकंस्ट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज इंक्रीमेंटल रेवोल्यूशन, और ट्रांसफॉर्मेशन चेंज बिग बैंग बेसिस पे रेवोल्यूशन। सो स्ट्रक्चर या कल्चर को चेंज करना है तो चेंज को मैनेज कैसे करना है? लीविंस 3 स्टेज मॉडल कहता है कि 3 स्टेजेस को फॉलो करना है, अनफ्रीज, मूव, रीफ्रीज।
फोर्स फील्ड एनालिसिस कहता है कि ड्राइविंग फोर्स को स्ट्रेंथन, रिस्ट्रेनिंग फोर्स को वीकर करते हुए चेंज करना। ब्लोगन एंड होप मैट्रिक्स कहती है कि दो फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए कोई एक ऑप्शन चूज करनी है, आइदर अडॉप्शन, रिकंस्ट्रक्शन, एवोल्यूशन या फिर रेवोल्यूशन। अब वो कहता है कि अगर सिर्फ कल्चर आपने चेंज करना है, स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ कल्चर चेंज करना है, तो उससे रिलेटेड हमारे पास एक मॉडल कॉन्टेक्सचुअल मॉडल भी है। कॉन्टेक्सचुअल मॉडल, जिसको कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स का नाम भी दिया जाता है। किसने ये दिया मॉडल? दो राइटर ने दिया, BNH ने भी दिया और JSW ने भी दिया। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, सिर्फ हेडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हम दोनों का डिस्कस करते हैं, BNH का भी और JSW का भी। और क्या कहते हैं कि जब भी आप कल्चर चेंज करने जा रहे हो तो BNH और JSW कहते हैं कि आपने 8 कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स को कंसीडर करना है। क्या है वो 8 कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स? टाइम, स्कोप, तो ये भी कहता है जी टाइम, स्कोप, प्रिजर्वेशन, ये कहता है जी कंटिन्यूटी, ये कहता है डाइवर्सिटी, ये कहता है हिस्ट्री, ये कहता है कैपेबिलिटीज, ये कहता है स्किल्स, ये कहता है कैपेसिटी, ये कहता है रिसोर्सेस, ये कहता है रेडीनेस, ये कहता है रेडीनेस ऑफ स्टाफ, ये कहता है पावर और ये कहता है स्टेक होल्डर्स। हमने मेनली जो लर्न करना है वो BNH वाला लर्न करना है, लेकिन इसकी हेडिंग से अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी हो जाता है। सो कल्चर चेंज करते वक्त क्या करना है? आपने 8 कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स को देखना है। टाइम आपने देखना है कि आपको क्विक चेंज चाहिए या फिर आहिस्ता आहिस्ता मीन इनफ टाइम में चाहिए। स्कोप आपने देखना है, स्कोप थोड़ी सी चेंज चाहिए या ज़्यादा मीन पूरी मीन ट्रांसफॉर्मेशन चेंज चाहिए। फिर आपने देखना है प्रिजर्वेशन, कंटिन्यूटी, कि कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनको आपने एज इट इज प्रिजर्व करना है, आगे कंटिन्यू करना है। या प्रिजर्वेशन कंटिन्यूटी का मेन मतलब क्या है कि आपने देखना है कि आपने चेंज को स्टिक ऑन चेंज कैसे रखना है ताकि एम्प्लॉय पुराने सिस्टम में वापस ना जाएं। क्या इधर कोई कंट्रोल, मॉनिटरिंग या रिवार्ड देने हैं ताकि चेंज को प्रिजर्व किया जा सके, मीन लॉन्ग टर्म आगे कंटिन्यू किया जा सके। तो वो कैसे करना है वो भी आपने देखना है, क्योंकि अगर आपने कोई नए रिवार्ड नहीं दिए, कोई कंट्रोल, मॉनिटरिंग, सुपरविजन नहीं लगाई तो चेंज स्टिक नहीं रहेगी। फिर आपने देखनी है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि वो लोग जो चेंजेस इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, चेंज मैनेजमेंट के लोग, उनके अंदर डाइवर्सिटी होनी चाहिए। डाइवर्सिटी मीन डिफरेंट नेचर के लोग होने चाहिए, डिफरेंट स्किल्स के लोग होने चाहिए, डिफरेंट क्वालिफिकेशन के लोग होने चाहिए, ताकि सारे इश्यूज को प्रॉपर्ली कंसीडर किया जा सके। सिर्फ बाबे नहीं, उनके अंदर कोई यंग फ्रेश क्वालिफाइड लोग भी होने चाहिए ताकि न्यू आइडियाज़ जनरेट किए जा सकें। सिर्फ मेल नहीं, उनके अंदर फीमेल भी होनी चाहिए ताकि केयरिंग डिसीजन मेकिंग की जा सके। क्यों? मेल क्या होते हैं? अग्रेसिव होते हैं। तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए चेंज मैनेजमेंट के अंदर ताकि सारे इश्यूज को प्रॉपर्ली कंसीडर किया जा सके। ये कहता है आपने देखना है हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन पास्ट में चेंज कब किया था, उसमें क्या क्या इश्यूज आए थे, उन इश्यूज को कंसीडर करते हुए अब चेंज की तरफ जाना चाहिए। ये भी बात क्या करते हैं, डाइवर्सिटी होनी चाहिए ताकि इश्यूज को कंसीडर करते हुए चेंज की तरफ जाया जा सके। क्या ख्याल है? मीन चेंज मैनेजमेंट के अंदर स्किल होनी चाहिए, चेंज मैनेजमेंट के अंदर कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए चेंज को मैनेज करने का। ये क्या है? डाइवर्सिटी या हिस्ट्री, ताकि प्रॉपर इश्यू सारे कंसीडर किए जा सके।
चेंज करते वक्त आपने कल्चर क्या देखना है कि आपके पास स्किल्स हैं, यानी स्किल्स कौन सी, एम्प्लॉयज़ के अंदर स्किल्स जिन्होंने कल को चेंज के अंदर काम करना है। अगर नहीं है तो फिर आपने देखना है उनको ट्रेन करना है या फिर रिक्रूट करना है। चेंज करते वक्त आपने देखना आपके पास कैपेसिटी मीन रिसोर्सेज भी हैं या नहीं, स्पेशली फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा है या नहीं, क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो उसी से ह्यूमन रिसोर्सेज, उसी से फिजिकल रिसोर्सेज आपने खरीदने हैं, तो फिर चेंज क्या इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होगी नहीं। तो देखना है वो अरेंज कहाँ से करना है। चेंज करते वक्त जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रेडीनेस। कि आपने देखना है कि स्टाफ आपका जो है वो रेडी, विलिंग फॉर चेंज, प्रिपेयर फॉर चेंज है या नहीं है। तो पहले उसे विलिंग प्रिपेयर फॉर चेंज करना है, वरना चेंज में सपोर्ट नहीं मिलेगी। चेंज करते वक्त आपने देखना है पावर मीन स्टेक होल्डर, कि सब स्टेक होल्डर भी विलिंग फॉर चेंज है या नहीं, सपोर्टिव फॉर चेंज है या नहीं। कहीं ये चेंज किसी स्टेक होल्डर के अगेंस्ट तो नहीं है, स्पेशली जो पावरफुल स्टेक होल्डर हैं, मीन की प्लेयर्स हैं, कस्टमर्स, शेयर होल्डर। तो कल्चर चेंज करते वक्त क्या देखना है, टाइम, क्विक चेंज या इंक्रीमेंटल, स्कोप, पार्शियल या फुल चेंज, प्रिजर्वेशन, हाउ टू स्टिक ऑन चेंज, डाइवर्सिटी, स्किल्स, knowledge to manage all issues, skills in the employees, capacity, resources, especially financial, staff willing prepare for change, and support from powerful stakeholder. इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमें मिलेगा। एक क्वेश्चन हमने कहीं पे किया था, शोल पीएलसी किया था, उस क्वेश्चन में अगर हम वापस आए, शोल पीएलसी का पार्ट ए और पार्ट सी हमने कर लिया था शायद, ऐसी बात है। पार्ट ए में हमने शोल फिश, शोल प्रो, शोल फार्म तीनों को असेस किया था, बताया था कौन डॉग है, कौन कैश काउ है, कौन प्रॉब्लम चाइल्ड है। पार्ट सी में हमने राशनल फॉर एडिंग वैल्यू, पोर्टफोलियो मैनेजर, सिनर्जी मैनेजर, पेरेंटल डेवलपर को डिस्कस किया था। और कोई कैप्टन हेडेक रेस्टोरेंट चेन कंपनी एक्वायर करने जा रही थी जिसका डाटा अभी तक हमने रीड भी नहीं किया क्वेश्चन के अंदर से। जी सर। और एक पार्ट बी रिक्वायरमेंट भी रहती है। पार्ट बी रिक्वायरमेंट की तरफ अगर हम आए तो पार्ट बी रिक्वायरमेंट के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ है। शोल पीएलसी एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइजेस दैट देयर इज नो वन राइट वे टू मैनेज चेंज। चेंज को मैनेज करने के काफ़ी सारे वेज हैं। ये कहता है 3 स्टेजेस में मैनेज करना है, ये कहता है ड्राइविंग फोर्स, ट्रेनिंग फोर्स को देखते हुए मैनेज करना है, ये कहता है नहीं आपने 2 फैक्टर्स देखने हैं, और ये कहता है नहीं 8 कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स को फोकस करना है। तो काफ़ी सारे वेज हैं, कोई एक राइट वे नहीं है। So it believes that the success of any planned change program will depend upon a clear understanding of the context within which a change will take place. लेकिन कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है जहाँ पे आप चेंज लाने चाह रहे हो। पार्ट बी 1 फॉर 13 गुड मार्क्स। आइडेंटिफाई एंड एनालाइज यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मॉडल द कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स दैट विल इन्फ्लुएंस हाउ स्ट्रेटेजिक चेंज शुड बी मैनेज्ड एट कैप्टन हेडेक। तो कैप्टन हेडेक के अंदर जो चेंज लानी है उसमें आपने क्या करना है, ये कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करना है, मीन देखना है कि ये चीज़ें हैं या नहीं हैं, टाइम स्कोप की बातें करनी है। तो आगे हम कैप्टन हेडेक के डाटा की तरफ। द कैप्टन हेडेक चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स वाज फाउंडेड नियरली 20 years ago by John Dory. It currently operates 130 restaurants in the country serving high quality fish meals. Much of Captain Haddock's success has been built on the quality of its food and service. Captain Haddock has a tradition of recruiting staff directly from schools and universities and providing them with excellent training in the Captain Haddock Academy. मीन बाहर से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ अपॉइंट नहीं करते। क्यों? वो अगर किसी गंदी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आए हैं तो उनके दिमाग में कल्चर क्या होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसे हमारा कल्चर भी आके तबाह हो सकता है। तो फ्रेश ग्रेजुएट स्कूल यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं ताकि उनके दिमाग में जो पहला ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बसाया जाए वो कौन सा हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। द अकेडमी इंश्योर्स दैट एम्प्लॉई आर अवेयर ऑफ द कैप्टन हेडेक वे
and is dedicated to the continuation of the quality service and practice developed by John Dory when he launched the first restaurant. मीन उनके अंदर यही बिलीव्स होनी चाहिए. All management posts are filled by recruiting from within the company. मीन मैनेजमेंट लेवल पे भी लोग बाहर से नहीं, अंदर से ही लोगों को, सेम कल्चर वाले लोगों को प्रमोट किया जाता है. एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द कैप्टन हैडक बोर्ड ओरिजिनली ज्वाइंड द कंपनी एज ट्रेनीज. The Prime Minister of the country identified the Captain Haddock Academy as an example of a high quality in service training. In 20X0, Captain Haddock became one of the 30 best regarded brands in the country. तो कंपनी की इंफॉर्मेशन जिसे आप एक्वायर करने जा रहे हो. In the past few years, the financial performance of Captain Haddock has declined significantly. See figure 2. और figure 2 में अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा होगा कंपनी का टर्नओवर जो है वो 115 से 14.5 114 डिक्रीजिंग है. जीपी अगर देखा जाए तो लॉस में कन्वर्ट हो चुका है. मेन फिक्स कॉस्ट कंपनी मैनेज नहीं कर पा रही. क्या ख्याल है? इसलिए हमने कहा था कि ये पोर्टफोलियो मैनेजर है कि सिनर्जी मैनेजर है. सिनर्जी मैनेजर मीन अंडर फार्मर बिजनेस यूनिट को सिनर्जी के पॉइंट से आप टारगेट करके एक्वायर कर रहे हो. सो डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली एंड द कंपनी हैज़ हैड डिफिकल्टी इन मीटिंग इट्स बैंक कोविनेंट्स. कोविनेंट्स बोले तो कंडीशन अटैच टू द लोन. मीन लोन की कोई कंडीशन मीट नहीं कर रही, मीन कोई इंटरेस्ट ऑन टाइम पेमेंट नहीं कर रही या प्रिंसिपल अमाउंट ऑन टाइम पे नहीं कर पा रही. This decline is partially due to economic recession in the country. शायद कोई कोरोना शुरोना आ गया जिसकी वजह से रिसेशन चल रहा है. And partially due to a disastrous diversification into commercial and real estate and currency dealing. कुछ कंपनी ने गलत पंगे लिए, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस की, करेंसी में पैसा इन्वेस्ट किया और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, और जब इकॉनमी डाउन में जाती है तो ये दोनों चीज़ें डाउन हो जाती हैं, तो ये नुकसान हुआ है. इसलिए हमने कहा था कि ये जो लैंड कंपनी के पास है ये हम यूज़ करेंगे फार्म क्रिएट करने के लिए. The chairman and managing director of the company both resigned 9 months ago as a result of concern over the breaking of bank covenants and shareholder criticism of the diversification policy. Some of the real estate bought during this period is still owned by the company. In the last 9 months, the company has been run by an entire management team while looking for prospective buyers. At restaurant level, employee performance still remains relatively good. And the public still highly rate the brand. मीन कस्टमर भी अभी साथ है, एम्प्लॉय भी अभी साथ हैं, तो इसमें अगर कोई चेंज लानी है तो फौरी लानी है या काफ़ी पीरियड के बाद लाई जा सकती है. फौरी लानी है, फौरी चेंज नहीं किया चीज़ों को तो कस्टमर एम्प्लॉय लूज़ हो सकते हैं. तो टाइम हमने डिस्कस कर दिया कि हमें यहाँ पे क्विक चेंज रिक्वायर है टू रिटेन द कस्टमर एंड एम्प्लॉयज़ एंड मेंटेन द ब्रांड image. However, at a recent meeting, one of the employee representative called for a management that can effectively lead employees who are increasingly demoralized by the decline of the company. और employee को जो represent कर रही है ट्रेड यूनियन, वो भी चाहते हैं कि कोई आके फौरी इसे मैनेज करे. मीन स्टाफ भी क्या है, रेडी फॉर चेंज बैठा है, उनकी तरफ से भी परमिशन है चेंज की. क्या ख्याल है? क्यों करंट मैनेजमेंट भाग गई तो चाहते हैं कोई नई मैनेजमेंट आके मैनेज करे, हमारी जॉब सिक्योर हो, बिजनेस सिक्योर हो. सो स्किल्स कंपनी के पास हैं चेंज को मैनेज करने की, नहीं भी है तो अकेडमी आपके पास है. क्या ख्याल है? स्कोप थोड़ा सा चेंज करना, ये बहुत ज़्यादा चेंज चाहिए, थोड़ा सा चेंज चाहिए. मीन सब कुछ ठीक है, सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन आपने ठीक करनी है और मैनेजमेंट लेवल पे 2 नए लोग लेके आने हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो भागे हैं. क्या ख्याल है? तो चेंज भी आपको क्या चाहिए, रीअलाइनमेंट चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं. पावर भी मैनेजमेंट हैप्पी है, ट्रेड यूनियन की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रही है, एम्प्लॉय की तरफ से, कस्टमर भी हैप्पी होंगे. कस्टमर हैप्पी कैसे होंगे कि आप इंटरनल फिश दोगे तो उसे कॉस्ट कटिंग, लो प्राइसेस भी होगी. क्या ख्याल है? आगे बढ़ते हैं. Shoal PLC currently finalizing their takeover for the Captain Haddock business. The company is being bought for a notional $1. कितने में खरीदी जा रही है? $1 में.
130 रेस्टोरेंट की ब्रांच अगर आपको मिल जाए $1 में खरीदोगे? खरीद लेंगे, लेकिन खरीदने के बाद उसके जितने लोन हैं, जितने फड्डे हैं, वो किसके बनेंगे? आपके होंगे। क्या ख्याल है? So notional $1 on the understanding that 15 million is invested into the company to meet short-term cash flow problem and to improve liquidity. लेकिन उसके बाद उसको चलाने के लिए 15 मिलियन भी चाहिए, वरना वो एम्प्लॉई अगर जॉब से जाएंगे तो उनके भी रिडेंडेंसी पेमेंट्स आपको देना पड़ेंगी। उसके सारे खर्चे जो कर्जे उसने देने हैं वो किसके हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे। तो ये नहीं देखना कि $1 में मिल रही हो, मैं बिजनेसमैन बनने जा रहा हूँ $1 में। हाँ, so Shoal PLC's assessment is that there is nothing fundamentally wrong with the company and that the current financial situation is caused by the failed diversification policy and the cost of financing this. The gross profit margin in sector average 10%. तो नथिंग फंडामेंटली रॉन्ग मीन कोई बिग चेंज नहीं चाहिए, स्मॉल चेंज चाहिए, सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। और यहाँ पे हमें रिसोर्सेज भी क्या चाहिए? मेनली 15 मिलियन कैश फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए जो शोल पीएलसी लेके आ रही है। क्या ख्याल है? So Captain Haddock currently buy its fish and fish products from wholesaler. It is the intention of Shoal PLC to look at sourcing most of the dishes and ingredients from its own companies. Specifically Shoal Fish, Shoal Pro, Shoal Farm. इसलिए हमने कहा था ये synergy manager है। क्या ख्याल है? So once the takeover is complete, and this should be within the next month, Shoal PLC intend to implement significant strategic change at Captain Haddock so that it can return to profitability as soon as possible. Shoal PLC has implemented strategic change at a number of its acquisition. In past में ये काफ़ी सारी acquisition में changes implement करके successful बना चुके हैं। This mean diversity भी है। क्या ख्याल है? एक्सपीरियंस है, पास्ट का हिस्ट्री है उनके पास एक्विजिशन को सक्सेसफुल बनाने की, तो डाइवर्सिटी भी ये मीट कर रही है, इश्यूज को कंसीडर करना जानते हैं। द कंपनी एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइजेस दैट देयर इज नो वन राइट वे टू मैनेज चेंज। इट बिलीव्स दैट द सक्सेस ऑफ एनी प्लान्ड चेंज प्रोग्राम डिपेंड्स अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच द चेंज इज टेकिंग प्लेस। तो बातें की जा सकती हैं, टाइम भी हो गया, क्विक चेंज चाहिए, स्कोप पार्शल चेंज चाहिए, रीअलाइनमेंट सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन और मैनेजमेंट लेवल पे लोग लाने हैं, प्रिजर्वेशन की बात है ही नहीं तो आप ना लिखो, रिलेट हो ही नहीं रहा। क्या ख्याल है? उसके बाद डाइवर्सिटी, यस पास्ट का एक्सपीरियंस है उनके पास एक्विजिशन को सक्सेसफुली चेंज के थ्रू इम्प्लीमेंट करने का, और कैपेसिटीज़ कैपेबिलिटीज़ स्किल्स हैं, एम्प्लॉई साथ हैं, रिक्वायर भी हुए तो अकेडमी से ट्रेन किए जा सकते हैं। रिसोर्सेज मेनली फाइनेंशियल चाहिए। क्या ख्याल है? वो 15 मिलियन कैश लेके आ रही है शोल पीएलसी। स्टाफ रेडी है क्योंकि ट्रेड यूनियन है और सपोर्ट फ्रॉम पावरफुल स्टेक होल्डर लाइक ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयज़, कस्टमर भी मिल रही है। जब भी आप कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स लिखोगे ना, अप्लाई करोगे, तो आपने ये जो पहली 2 हेडिंग्स है ना, ये डिस्कस करने के बाद ये डब्बा बना देना है। ठीक हो गया? सेम इस तरह से ये डब्बा बना देना इतना। अब इसमें टाइम, क्विक, स्कोप, पार्शल, तो क्या चाहिए था? नीचे एक लाइन में लिख देना है सम अप करके इन दोनों हेडिंग्स को, रिकंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड इन शोल पीएलसी कैप्टन हैडक। ये क्या है? प्रोफेशनल मार्क्स एग्जामिनर को बताने के लिए कि हमने भाई सिलेबस सारा पढ़ा हुआ है, मुंह उठा के नहीं आए हुए। उसके बाद बाकी हेडिंग डिस्कस कर दें, 13 नंबर पूरे हो गए। पार्ट सी B2 भी है एक 8 नंबर का। कहते हैं वंस द एक्विजिशन इज कंप्लीट, शोल पीएलसी विश टू क्विकली टर्न अराउंड कैप्टन हैडक एंड रिटर्न इट टू प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसलिए अदरवाइज तो एक्वायर करने का फायदा ही नहीं है। आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द मेन एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक चेंज रिक्वायर्ड टू अचीव दिस गोल। मीन इसको प्रॉफिटेबिलिटी में लाने के लिए क्या करना होगा, मीन एक गंदे बिजनेस को प्रॉफिट में लाने के लिए क्या करना होगा, कुछ 4 पॉइंट ऑन जनरल डिस्कस कर दे। प्रॉफिट बढ़ाना है, कैसे बढ़ेगा? या कॉस्ट कटिंग से या सेल बढ़ाने से, तो कंपनी को कॉस्ट कटिंग करना होगी। क्या ख्याल है?
कॉस्ट कटिंग कहाँ पे करना होगी? एक तो आपकी सप्लायर की कॉस्ट कट हो जाएगी, क्यों आप इंटरनली गुड्स जो है वो सोर्स करोगे, तो उससे आपकी कॉस्ट कटिंग होगी। उस कॉस्ट कटिंग से आप शायद थोड़ी प्राइसेस भी कम करके अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो। फिर सेल्स को बढ़ाना होगा। कैसे सेल्स को बढ़ाना होगा? मार्केटिंग करना होगी। क्या ख्याल है? अग्रेसिव मार्केटिंग करना होगी, जिससे ये इमेज जो है वो भी अच्छा बनाया जाएगा और कस्टमर को खींचना होगा। फिर एक टर्म होती है रिकंस्ट्रक्शन, रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग मीन बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करना, मीन देखना जहाँ पे खराबियाँ उनको ठीक करना या बंद करना। तो 130 ब्रांचेज हैं, तो कुछ ब्रांचेज ऐसी भी होंगी जो लॉस में जा रही होंगी, तो उनको फॉर द टाइम बीइंग क्या करना होगा? क्लोज करना होगा, ताकि वहाँ का लॉस जो है वो ख़त्म करके प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। और क्या बात हो सकती है? कोई स्टाफ को भी आपको देखना होगा, स्टाफ की ट्रेनिंग को देखना होगा, या स्टाफ कटिंग को देखना होगा, या और एरियाज़ आपको देखना होंगे। थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IT आप कैसे चीज़ों में कॉस्ट एफिशिएंसीज ला सकते हो। ऑन जनरल कोई 4 बातें आपको करनी हैं एक गंदे बिजनेस को प्रॉफिट में लाने के लिए। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन में हम फंसे हुए हैं। स्ट्रक्चर कल्चर हमने कवर करके एक फ्राइगेट क्वेश्चन कर लिया था, सिमुलेशन डायग्राम का एक क्वेश्चन हमने कर लिया, और इधर से ये मॉडल कवर करके हमने एक क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे।